हेलो एंड वेलकम टू द अकेडमी। मैं हूँ एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखने वाले हैं टीपी एक्ट का पार्ट 1 एमसीक्यूज का। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, तो और अगर आप आईबीपीएस एसओ एआईबी या फिर जुडिशरी की तैयारी करने वाले हो तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बाकी चीजें चैनल पर एक बार विजिट करोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पूरा का पूरा नोट्स की तैयारी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय एक्सपेक्ट सक्सेसनेस अंडर प्रॉपर्टी लॉ एंड कैन इट बी ट्रांसफर्ड? संपत्ति कानून के तहत स्पेस सक्सेसनिस का क्या अर्थ है और क्या इसे हस्तांतरित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, एन ईजमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड इंडिपेंडेंटली, या फिर अ वेस्टेड रिमाइंडर विच कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, या अ मेयर चांस ऑफ सक्सीडिंग टू एन स्टेट सच एज एन हायर अपेरेंट विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, या फिर अ रजिस्टर्ड मॉर्गेज इंटरेस्ट विच कैन बी ट्रांसफर्ड। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा मेयर चांस ऑफ सक्सीडिंग टू एन स्टेट सच एज एन हायर अपेरेंट विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेक्शन 5 ऑफ द टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन संपत्ति अंतरण की धारा 5 किसे परिभाषित करती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, लीज या फिर एक्शनेबल क्लेम। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में। ओके, ट्रांसफर क्या है ये सारी चीज देखनी है तो वन शॉट के लेक्चर्स मैंने बना रखे हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वो देख लेना। और नोट्स वगैरह चाहिए हो तो इस वाले नंबर पर आप क्वेरी ले सकते हो। ठीक है, सारे के सारे नोट्स और मॉक टेस्ट वगैरह सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लैटिन मैक्सिम नेमो दैट क्वाड नॉन हैव इट, नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव, इज क्वालिफाइड बाय विच डॉक्ट्राइन इन प्रॉपर्टी लॉ। विधिक सूक्ति नेमो दैट क्वाड नॉन हैव इट, कोई बह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है, संपत्ति कानून के किस सिद्धांत द्वारा योग्य है? द डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शली, या फिर द डॉक्ट्राइन ऑफ इट्स लिस्पेंडेंस, या फिर द डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, या फिर द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और जुडिशरी हो चाहे आईबीपीएस हो, सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ओके, तो इसको मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा द डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय द स्टॉपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद संपत्ति अंतरण की धारा 10 किससे संबंधित है? ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनवन पर्सन, या फिर कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलिनेशन, या फिर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये किससे संबंधित है बताइए फटाफट से 5 सेकंड्स में। ओके, तो ये है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ए सेल्स इज फील्ड टू बी with a condition in the sale deed that we shall never resell, mortgage or otherwise part with the field to anyone. What is the legal effect of this condition? ए अपना खेत बी को बेचता है। बिक्री विलेख में यह शर्त रखते हुए कि बी कभी भी खेत को किसी को नहीं बेचेगा, बंधक नहीं रखेगा या अन्यथा नहीं देगा। इस शर्त का कानूनी प्रभाव क्या है? तो बी इज criminally liable if he sells the field, या फिर the entire sale transaction becomes void, या फिर the condition is void as an absolute restraint on alienation but the sale itself remains valid, या फिर the condition is a valid and permanent binds B and all future owners। ओके, तो इसका 5 सेकंड्स में आंसर दो आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा द कंडीशन इज void एज एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन बट द सेल इटसेल्फ रिमेन्स वैलिड। ओके, क्यों है? क्योंकि जब कोई पैसे दे रहा है आपको और आपने कोई चीज अपनी बेच दी है तो फिर आपका उस पर कोई राइट नहीं रहता। आप कोई कंडीशन ये नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति किसे बेचेगा कोई चीज या नहीं बेचेगा, कैसे यूज करेगा, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 किससे संबंधित है? कंटिजेंट इंटरेस्ट से, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी से, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ वन पर्सन, या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट से। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनवन पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो अभी जन्म नहीं लिया है जिसने, उसके लिए कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ओके, तो सेक्शन 13 याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं पढ़ा है तो एक बार टीपी एक्ट उठाकर पढ़ लो। और 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये बात आप कमेंट में बताएंगे लास्ट में, ठीक है? जब हो जाएंगे तब अपने आंसर्स बताएंगे कितने कितने सही हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द जनरल स्कीम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैन अन इंटरेस्ट बी क्रिएटेड डायरेक्टली एंड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एन अनवर्थ पर्सन विदाउट एनी प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। सिंपल सा है कि संपत्ति अंतरण के अधिनियम के अंतर्गत क्या डायरेक्ट तरीके से जो किसी अनबर्न बच्चे को या पर्सन को ट्रांसफर हो सकती प्रॉपर्टी? तो क्या यस, या फिर नो, या फिर यस बट ओनली इफ अनबर्न पर्सन इज नेम्ड इन द डीड, या फिर नो गिफ्ट टू अनबर्न पर्सन आर एंटायरली प्रोहिबिटेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। 10 सेकंड देता हूँ इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जुडिशरी में आता है, आईबीपीएस एसओ में भी आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो अपने अपने आंसर देख लिए, चलो देखते हैं हम लोग। तो ये है नो। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तरीके से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो बच्चा अभी है ही नहीं इस दुनिया में। दो तरीके से दिया जा सकता है, सॉरी एक तरीके से। मान लो ये ए हूँ मैं, और ये है बी, और ये है हमारा सी जो कि अभी अनबर्न है, ठीक है? ए है सी को देना चाहता है प्रॉपर्टी, तो डायरेक्ट नहीं देगा, एक ये लिखेगा कि बी को मैं ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, लेकिन जब सी जो है 18 साल का हो जाएगा या फिर सी का जन्म हो जाएगा, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सी के हाथ में चली जाएगी। ये है मतलब एक तरीके से बीच में एक व्यक्ति को डाला जाएगा ताकि जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सके अनवन पर्सन को। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एम्बॉडीज, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 किसे प्रतिस्थापित करती है? द रूल अगेंस्ट परपेचुटी, या फिर द रूल ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉफल, या फिर द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, या फिर द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। एक्चुअली ये सारी की सारी डॉक्ट्राइन जो है ये भी याद होनी चाहिए आपको, अगर नहीं है तो ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछना था। बाकी क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग 5 सेकंड में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा द रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुटी क्या होती है? परपेचुटी का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ प्रॉपर्टी गई, यहाँ से यहाँ गई, ठीक है? लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कह देता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी बी पर जाएगी, बी से फिर सी पर, सी से फिर डी पर, उसके लड़के से उसके लड़के पर, ऐसे जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ एक से दूसरे या फिर दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक जा सकती है, बस उससे ज्यादा नहीं जा सकती। ओके, उसके बाद में जो है नेक्स्ट कंडीशन जो भी अप्लाई होती है उस हिसाब से काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक कॉन्सेप्ट सुन लो। लाइफ टाइम प्लस माइनॉरिटी, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे कि ए है, ए है और ए अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं सी को, तो क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो ए डायरेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि सी हो सकता है कि अनबर्न हो या फिर बहुत छोटा हो। तो ए है अपनी प्रॉपर्टी देंगे बी को, और ये इंटरेस्ट होगा कि बी के लाइफ टाइम तक जो है प्रॉपर्टी बी की रहेगी, और फिर उसके बाद में सी को पहुंचेगी, सी जब 18 साल का हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है, इसके अलावा कोई कंडीशन इसमें नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर विच द वेस्टिंग ऑफ एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी कैन बी वैलिडली पोस्टपोन अंडर द रूल अगेंस्ट परपेचुइटीज। चिरस्थायित्व विरोधी नियम के अंतर्गत संपत्ति में हित के निहित होने का वैध रूप से अधिकतम कितनी अवधि तक इंतजार किया सकता है, स्थगित किया जा सकता है? अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 100 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर ओनली विद नो फर्दर एक्सटेंशन, या देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट एट ऑल, या फिर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन्स एट द डेट ऑफ ट्रांसफर प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा द लाइफ टाइम ऑफ वन पर्सन और मोर पर्सन एट द डेट ऑफ ट्रांसफर प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 19 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ
ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 किसे परिभाषित करती है? कंटिजेंट इंटरेस्ट या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट, कंडीशनल इंटरेस्ट ट्रांसफर या फिर स्पेस सक्सेशन। तो किसको ये बताती है, ये बताइए 5 सेकंड्स में आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डज अ वेस्टेड इंटरेस्ट फंडामेंटली डिफर फ्रॉम अ कंटिजेंट इंटरेस्ट? एक निहित हित वेस्टेड इंटरेस्ट मूलतः एक आकस्मिक हित में कैसे भिन्न है, हित से कैसे भिन्न है? देयर इज नो रियल लीगल डिफरेंस, या फिर अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ of the holder before enjoyment and creates a present right, whereas a contingent interest depends on the happening or non-happening of an uncertain event. या फिर a vested interest is always for immovable property whereas the contingent is for movable property. या फिर a vested interest can only be created by will और contingent interest can be created by sale। तो इसमें से क्या ऑप्शन है आपका सही, ये बताओ फटाफट से। ओके, आई होप सबको पता होगा। टफ क्वेश्चन है बट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो डरना नहीं है। तो ये हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट ये है और कंटिजेंट इंटरेस्ट ये है। कंटिजेंट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से 36 तक, तो आपको पता होगा नो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट के बारे में बात होती है। वही कंटिजेंट इंटरेस्ट होता है कि कोई, मान लो कि पिताजी ने बोला कि अगर तेरे 60% आ गए तो तुझे मैं साइकिल दिलाऊंगा, तो ये कंटिजेंट इंटरेस्ट हो गया। वेस्टेड इंटरेस्ट ये हो गया कि बोला कि जब वो 18 साल का हो जाएगा लड़का तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 21 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन, संपत्ति अंतरण की धारा 21 कैसे परिभाषित करती है? रूल अगेंस्ट परपेचुटी, या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट, या कंडीशनल ट्रांसफर, या फिर कंटिजेंट इंटरेस्ट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा कंटिजेंट इंटरेस्ट। एक्सप्लेनेशन दे रखा है नीचे, अगर नहीं समझ में आता तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, बाकी कमेंट देख सकते हो, कमेंट में बता दूंगा जो भी चीज दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड आफ्टर बीज डेथ टू बीज वन चाइल्ड फॉर लाइफ एंड आफ्टर दैट चाइल्ड्स डेथ to the child's unborn child absolutely which part of this transfer is invalid? ए को बी के आजीवन के लिए संपत्ति अंतर करता है और बी की मृत्यु के बाद बी के जन्मे बच्चे को, और आजीवन के लिए और फिर उसके बच्चे के बच्चे को। तो ऐसे प्रॉपर्टी का कौन सा भाग अमान्य होगा? ये परपेचुटी वाला क्वेश्चन है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ना है। जुडिशरी हो चाहे आईबीपीएस हो तो सब में पूछा जाता है। एकदम चुने हुए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है द एंटायर ट्रांसफर इज वैलिड एज ड्राफ्टेड विद नो डिफेक्ट, या फिर द लाइफ इंटरेस्ट गिवन टू बीज अनबर्न चाइल्ड इज इनवैलिड एज एन अनबर्न पर्सन कैन नॉट बी गिवन एनीथिंग लेस देन एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, या फिर द ट्रांसफर इज वैलिड बिकॉज बी इज लिविंग पर्सन, या फिर ओनली द इनिशियल लाइफ इंटरेस्ट ऑफ टू बी इज इनवैलिड। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने को। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा ए बी वाला। तो बी का जो अनबर्न चाइल्ड का जो लाइफ इंटरेस्ट है वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बॉडीज, संपत्ति अंतरण की धारा 35 किसे प्रतिस्थापित करती है? रूल ऑफ मार्शलिंग, रूल ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस, या फिर द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इन प्रॉपर्टी लॉ, संपत्ति कानून में वर्ण के सिद्धांत का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट अ बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट while simultaneously rejecting the burden imposed by the same instrument, या फिर a person can freely mix and match benefit from different unrelated documents, या फिर a person must always accept every gift offered to them, या फिर a person loses all property rights if they refuse any gift। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है, अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट अ बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट व्हाइल सिमुलटेनियसली रिएक्टिंग द बर्डन ऑफ इम्पोज्ड ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट। मतलब कहना ये है कि अगर आप कोई चीज का फायदा ले रहे हो तो उसका जो बर्डन है, उसका जो भार है वो भी उठाओगे। मान लो कि आप किसी व्यक्ति के मकान को ले रहे हो, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसने आपको मकान गिफ्ट किया है, लेकिन मकान के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है, तो आप मकान ले रहे हो और कर्जा नहीं चुका रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मकान लेते हो गिफ्ट में तो आपको 2 लाख रुपए का कर्जा जो है वो चुकाना ही पड़ेगा। ओके, ये है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द सेम डीड ए गिफ्ट सीज हाउस to B and gift raised 12 lakh in cash to C. C wishes to keep his own house and also claims the raised 12 lakh. What must C do under the doctrine of election? एक ही विलेज में A C का घर जो B को उपहार में देता है और C को 12 लाख रुपए उपहार में नकद देता है। C अपना घर रखना चाहता है और साथ ही 12 लाख रुपए पर ही दावा करना चाहता है। वर्ण के सिद्धांत के तहत C को क्या करना होगा? तो ये वॉइड हो जाएगा मोमेंट सी ऑब्जेक्ट्स, या फिर बी कैन कीप बोथ द हाउस एंड द फुल 12 lakh with no consequence, या फिर सी ऑटोमेटिकली loses both his house and the raised 12 lakh, या फिर सी में keep his out but he if he does he must compensate B out of 12 lakh to the extent of the value of the house B was denied। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। अभी मैंने समझाया था तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। ओके, तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा डी, क्योंकि सी ने घर लिया है तो फिर जो बर्डन है वो भी उसको चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 47 किससे संबंधित है? ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ऑनर, या फिर ट्रांसफर बाय को ऑनर, या फिर ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन विद सब्सिक्वेंट एक्वायर्ड इंटरेस्ट, या फिर प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ऑनर। Next question of what conditions must be satisfied for a transfer by an ostensible owner to bind the real owner of the property? एक प्रत्यक्ष स्वामी द्वारा किया गया अंतरण संपत्ति के वास्तविक स्वामी को बाध्य करने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? No condition are required, any such transfer is automatically binding, या फिर only that the transfer is paid in the full market value, या फिर only that the transfer was made in writing, या फिर द रियल ऑनर्स एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट टू द ऑस्टेंसिबल ऑनर, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एंड द ट्रांसफर एक्टिंग इन गुड फेथ एंड टेकिंग रीजनेबल केयर टू वेरीफाई द ट्रांसफरर्स अथॉरिटी। काफी लंबा क्वेश्चन है, हार्ड भी है थोड़ा, बट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको पिक करना जरूरी है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आपने क्या गेस किया है बताइए हमको। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा द रियल ओनर्स एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसिडर। ठीक है, सिर्फ सिंपल ये है। ऑब्स्टेंसिबल ओनर का मतलब होता है कि पावर ऑफ अटर्नी वाला सीन रहता है। मान लो कि ए है, ए ने जो है बी से ए ने क्या किया, अपनी पावर जो है बी को दे रखी है कि बी जो है उसकी प्रॉपर्टी को करेगा, उसकी देखरेख करेगा, प्रॉपर्टी की, उसकी प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, ये सारी चीज भी करेगा। तो ये क्या क्या है, ऑब्स्टेंसिबल ओनर वाला सीन रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 43 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एम्बॉडीज द डॉक्ट्राइन ऑफ, संपत्ति अंतरण की धारा 43 किस सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करती है? लिस्पेंडेंस, पार्ट परफॉर्मेंस, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, या फिर मार्शलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। यह है हमारा फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखा है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द जनरल लॉ ऑफ ट्रांसफर इफ प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड कैन अ सिंगल को-ओनर ट्रांसफर द एंटायर प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को-ओनर्स। अंतरण के कानून, सामान्य कानून के अंतर्गत यदि संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व में है तो क्या एक अकेला स्वामी अन्य स्वामियों की सहमति के बिना पूरी संपत्ति अंतरित कर सकता है? बताइए। यस बट ओनली इफ द प्रॉपर्टी इज एग्रीकल्चरल लैंड, तब, या फिर नो अ को-ओनर कैन ordinary transfer only his own undivided share, not the share of other co-owners, unless duly authorized by them, या फिर no transfer by a co-owner is every valid under
एवर वैलिड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, या फिर यस एनी सिंगल कॉर्नर हैज रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू ट्रांसफर द होल प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और आंसर दीजिए इसका, और ये इसमें एक कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है, आपका क्या आंसर बताइए। तो वो नहीं कर सकता ट्रांसफर, क्यों? क्योंकि सबके पैसे लगे हुए, सबके प्रॉपर्टी, इसलिए वो सिर्फ अपना बेच सकता है, ठीक है, ना कि सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 25 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 किससे संबंधित है? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट, या रूल अगेंस्ट परपेचुटी, या फिर कंडीशनल ट्रांसफर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा कंडीशनल ट्रांसफर से, सशर्त ट्रांसफर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंस? यदि संपत्ति का अंतरण ऐसी शर्त के अधीन किया जाता है जिसका पालन करना असंभव है, तो कानूनी परिणाम क्या है? द ट्रांसफर डिपेंड ऑन दैट इम्पॉसिबल कंडीशन इज void, या फिर द ट्रांसफरी मस्ट पे कंपनसेशन टू मेक द कंडीशन इम्पॉसिबल, या फिर द ट्रांसफर becomes automatically absolute ignoring the condition, या द ट्रांसफर इज merely postponed until the condition becomes possible। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा द ट्रांसफर डिपेंडेंट ऑन दैट इम्पॉसिबल कंडीशन इज void। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर को ओनर्स ऑफ अ हाउस, each holding an undivided 1/3 share without consulting B or C. A purports to sell the entire house to D. What is the legal effect of the sale on D's right? A, B और C एक घर के स्वामी हैं, सहस्वामी, प्रत्येक के पास एक तिहाई अविभाजित हिस्सा है। B या C से परामर्श किए बिना ए पूरे घर को डी को बेचने का दावा करता है। डी के अधिकारों पर इस बिक्री का क्या प्रभाव होगा? द सेल ऑपरेट्स वैलिडली अपॉन only upon A's own 1/3 undivided share. D does not acquire any right over B's or C's shares. या फिर द सेल इज entirely void and D acquires nothing at all, या फिर D automatically becomes the owner of the entire house, या B and C automatically lose their shares। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, क्योंकि मैं पहले ही कई क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूँ ऐसे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो what is the significance of the phrase unless a different intention is expressed or implied in the general operation of a transfer of property? संपत्ति के अंतरण के सामान्य परिचालन में जब कोई भिन्न आशा व्यक्त या निहित न हो, वाक्यांश का क्या महत्व है? It means that all transfers automatically fails unless intention is separately proved, या फिर it applies only to transfer of movable property, या it signifies that a transfer by default passes all the person's transferor's interest in the property to the transferee unless the parties clearly intend otherwise, या फिर it has no legal significance and is merely a decorative phrase। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा, इट सिग्निफाइज दैट द ट्रांसफर बाय डिफॉल्ट passes all the transferor's interest in the property to the transferee unless the parties clearly intend otherwise। ओके, तो आपके 24 में से कितने सही हुए ये बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें ठीक नहीं था तो मैंने वो नहीं पढ़ाया है। बाकी 24 क्वेश्चन में से कितने सही आए हैं वो मेरे को आपको बताना। और एक अनाउंसमेंट वो ये है कि अगर आप नोट्स चाहिए आपको, अगर आप IBAIB जुडिशरी या फिर IBPS SSO की तैयारी कर रहे हो, तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स MCQs मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में। 20 मॉक टेस्ट IBPS SSO के लिए, 20 जुडिशरी के लिए। तो ये सारा का सारा मटेरियल आपको जस्ट 399 में मिल जाएगा। या तो QR स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप, इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजना है। बाकी 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई जानकारी चाहिए हो तो भी इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।